स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड नॉर्डिक समिट के बारे में। थर्ड समिट को एड्रेस करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया, बोथ जो पार्टनर्स हैं इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज वो एज ए नेचुरल अलाई के रूप से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बोथ के द्वारा सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट है वो किया गया है, चाहे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हो या रूल ऑफ लॉ का एनफोर्समेंट हो। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो आपको जानकारी होना चाहिए नॉर्डिक नेशंस के बारे में कि कौन से वो कंट्री हैं जिनके साथ में इंडिया ने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है और कहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं वो सिचुएटेड हैं। स्टूडेंट्स, यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है जो कि आर्कटिक के साथ में अपना एरिया शेयर किया करता है, वहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं वो सिचुएटेड हैं। टोटल 5 नेशंस हैं जिनके साथ में हमने ये समिट को ऑर्गेनाइज किया। जो पहले हमने 2018 के समय में स्टार्ट किया था, सेकंड समिट है वो 2022 के समय में हुआ था, और थर्ड समिट आप देखिए कि लास्ट ईयर के दौरान में ऑर्गेनाइज होता, बट ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इसको 2026 के समय ऑर्गेनाइज है वो किया गया है। कौन से नेशंस आया करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के रूप से? टोटल 5 नेशंस हैं जिनके साथ में हमारा ये जो मीटिंग है वो हुआ है। इन 5 कंट्रीज़ को याद रखने का एक निमोनिक है, फाइंड्स के नाम से आप इनको याद रख सकते हो। अगर आपको कोई डिफरेंट वे है इनको मेमोराइज करने का तो उस तरीके से भी आप इनको करना। फाइंड्स के अंदर में आप देखिए कि फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। काफ़ी बार स्टूडेंट्स आप आर्कटिक काउंसिल के बारे में रीड करते हो, और ये जो ऑल 5 कंट्रीज़ हैं आर्कटिक काउंसिल का भी मेंबर हैं वो हुआ करते हैं। आप देखिए कि आर्कटिक काउंसिल 1996 के समय में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, आर्कटिक के जो रीजन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। 3 जो नेशंस हैं वो इसके अंदर में यूएस, कनाडा एंड रसिया हुआ करते हैं, और 5 जो कंट्रीज़ हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हुआ करते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि आर्कटिक काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। तो स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज़ के साथ में हमने इस समिट को क्यों ऑर्गेनाइज किया होगा 2018 के समय में? आप देखिए कि एक तो हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो डाइवर्सिफाई हो सके। आर्कटिक का जो रीजन है उसके अंदर में इंडिया का भी इंटरेस्ट है। हमने हमारा जो हिमाद्री प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे लॉन्च किया था, और हम एज ए एसोसिएट पार्टनर के रूप से भी एग्जिस्ट करते हैं आर्कटिक के जो नेशंस हैं उनके साथ में। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने की वजह से हमने इन कंट्रीज़ के साथ में हमारा इंगेजमेंट है वो किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्हीं सभी के बारे में डिस्कशन है वो हुआ है कि फ्यूचर के समय में कैसे यहाँ पे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन हुआ इस समिट के दौरान में उसको कैरी आउट है वो किया जाएगा। लास्ट ईयर आप देखिए कि हमारी कंट्री ने एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको साइन किया था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्री हैं उनके साथ में, और 2 यहाँ पे जो नॉर्डिक नेशन है वो फ्री ट्रेड एसोसिएशन का भी पार्ट हुआ करते हैं, जिसमें एक कंट्री है आइसलैंड और एक है नॉर्वे। तो आइसलैंड एंड नॉर्वे हैं वो इसके भी पार्ट हैं, बोथ के यहाँ पे पार्ट हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे लिए उन कंट्रीज़ के साथ में और भी लार्जर वे के अंदर में इंगेजमेंट होगा, मोर एरियाज़ के अंदर में एग्रीमेंट्स वो साइन होंगे। सेकंड स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने लास्ट ईयर के दौरान में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था, और आप देखिए कि फिनलैंड नाम का जो नेशन है जो कि नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर में आया करता है वो उसके पार्ट के रूप से एग्जिस्ट है वो किया करता है। तो एक बार मैप के ऊपर में हम इन कंट्रीज़ का जो लोकेशन है उनको देखते हैं कि कहाँ पे ये सिचुएटेड हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो कि लार्जेस्ट एक आइलैंड के रूप से सिचुएटेड है, ग्रीनलैंड जो है वो एक सेपरेट नेशन है वो नहीं है, वो बेसिकली एक अदर कंट्री के डोमेन में आया करता है। कौन सा वो कंट्री है जिसके डोमेन में ग्रीनलैंड है वो आया करता है? ग्रीनलैंड के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो सिचुएटेड है उसका नाम है आइसलैंड। फिर आप देखिए आइसलैंड के यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको नॉर्वे है वो देखने के लिए मिलेगा। नॉर्वे के ही ईस्टर्न पार्ट के अंदर में स्वीडन है, यहाँ पे जो फिनलैंड है वो सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो है वो है स्टूडेंट डेनमार्क। तो इस तरीके से 5 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे नॉर्डिक नेशंस के रूप से हैं। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है जिसको कि हम बाल्टिक सी के नाम से जाना करते हैं, और बाल्टिक सी का स्टूडेंट्स ये नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो एक्सटेंशन है यहाँ पे गल्फ हुआ करती है, गल्फ ऑफ बोथनिया।
गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बाल्टिक सी के बारे में, तो आप देखिए कि लास्ट ईयर एक टॉपिक न्यूज़ में आया था, 3 सी अलाइंस। 3 सीज का एक अलाइंस वो किया गया था यूरोप के अंदर में, कि जो सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है या सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप है उसको ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी है वो करना है। जैसे आप देखिए कि चाइना का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारा जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इटली के लिए गए हैं, तो वहाँ के लीडर ने इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कशन है वो किया है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। वैसे ही एक 3 सीज अलाइंस है जो कि यूरोप का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 सीज के जो एरियाज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। कौन कौन से सी हैं उसके अंदर में? आप देखिए कि ब्लैक सी है, एडियार्टिक सी है, ब्लैक सी है, एडियार्टिक सी है, और यहाँ पे बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी का एरिया है। तो इन 3 सीज का अलाइंस था, उसको एक बार ज़रूर से आप रीड करना, 2-3 मिनट्स के रिगार्डिंग इसको रीड करना, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो तो आपको पता लग सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल का जो न्यूज़पेपर था, कल का न्यूज़पेपर हम डिस्कस नहीं किए थे। तो आप देखिए कि जो नॉर्वे नॉर्वे के वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, तो नॉर्वे के जो लीडर हैं उनके साथ में कुछ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के दौरान में वहाँ पे आप देखिए कि एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। हमारा जो पार्टनरशिप है वो कैसा रहेगा? ग्रीन वे के अंदर में, कि रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम मोर यहाँ पे प्रमोट कर सकें, हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं उनके थ्रू में। और उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए कहा गया है यहाँ पे नॉर्वे के जो लीडर हैं उनके द्वारा, जो कंट्री ट्रेड को या टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करते हैं, किसी अदर कंट्री को आप देखिए कि उस टेक्नोलॉजी है उसको नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके ट्रेड के रिगार्डिंग में कोई रेस्ट्रिक्शंस वो लगाते हैं, तो उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में भी एक्शन है वो लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे नॉर्वे के बारे में है, हमने साइन किया है, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो नॉर्वे के साथ में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि मैंगोज़ को शो किया गया है, आज का जो न्यूज़पेपर था उसके फर्स्ट पेज के ऊपर ही। तो मैंगोज़ के बारे में तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि समर के समय में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कभी कभी प्री मानसून जो बारिश है वो हुआ करती है, कभी कभी प्री मानसून का जो बारिश होता है इसको हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स के अंदर में मैंगो सावर के रूप से भी कहा करते हैं, क्योंकि मैंगो का जो क्रॉप है, मैंगो के क्रॉप के राइपनिंग के अंदर में ये जो मैंगो सावर है या प्री मानसून का जो बारिश है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार आपने एक लार्जर मैंगो है उसको कंज्यूम किया होगा, जिसको कि अल्फांजो के नाम से जाना करते हैं, जो कि महाराष्ट्र का जो कोंकण का एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटका का, वहाँ पे वो लार्जर वे में प्रोड्यूस होता है। अल्फांजो मैंगो के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो जो जब हमारे यहाँ पे फॉरेन पावर्स विजिट करते हैं, तो एक पोर्तुगीज़ के एक वॉइस रॉय हुआ करते थे। पोर्तुगीज़ के वॉइस रॉय हैं अल्फानो डी, उनका जो सिमिलर नेम है अल्फांजो मैंगो के साथ में ही, और उन्हीं के मेमोरी के अंदर में आप देखिए कि वो जो मैंगो का जो नाम है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट के अंदर में जो डॉग्स पाए जाते हैं उनके बारे में है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा अर्लियर जजमेंट को ही कंटिन्यूस रखा गया है। उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रीट के अंदर में डॉग्स हैं उनको कंट्रोल करने का ज़रूरत है। एनिमल बर्थ एंड कंट्रोल रूल्स के थ्रू लोकल अथॉरिटीज़ को ये पावर हुआ करती है। और आप देखिए कि जो एनिमल्स के अगेंस्ट में कोई क्रूएलिटी है वो यहाँ पे ना हो, उसके लिए पेटिशन है वो फाइल हुआ था। बट हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो एनिमल्स अगर ह्यूमंस के लिए डेंजर्स क्रिएट करते हैं तो उनको आप देखिए कि हैंडल है वो करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में। स्टूडेंट्स, जब भी हम एनिमल्स के बारे में रीड करते हैं तो एक आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो आप देखिए कि 1960s के समय जिसको सेटअप किया गया था, हमारे यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हुआ करते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल, जो कि क्लासिकल डांस से भी रिलेटेड हैं। आप देखिए कि उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में। अर्लियर फेज में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई के वहाँ पे होता था, अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो बल्लभगढ़ हरियाणा के वहाँ पे है, जो कि फरीदाबाद के पास में है, बल्लभगढ़ का एरिया है जो। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एनिमल्स के ही बारे में है, तो यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया।
सिक्स्थ जो टाइगर है उनका डेथ हुआ है मध्य प्रदेश का जो कान्हा रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वहाँ पे K9 डिस्टेंबर वायरस है, उसको सस्पेक्ट माना गया है कि K9 डिस्टेंबर वायरस की वजह से ये डेथ है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे डॉग्स जिनके अंदर में रेबीज का इंसिडेंट होता है तो उनकी वजह से K9 डिस्टेंबर वायरस है वो स्प्रेड करता है। तो टाइगर्स का जो डेथ के बिहाइंड में इस जो वायरस है उसके आउटब्रेक का रीजन है वो बताया गया है। कभी आप देखिए कि गिर का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे भी इसका आउटब्रेक हुआ था 4-5 ईयर्स बैक के अंदर में, और जो हमारे एशियाटिक लाइन्स हैं उनको भी इम्पैक्ट किया था K9 डिस्टेंबर जो वायरस है, जो कि एनिमल्स के अंदर में हुआ करता है। इन्फेक्टेड जो डॉग हैं उसको कंज्यूम करने की वजह से या उसको अपना जो प्रे के रूप से यूज करने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, इंडियन जो रेड सैंड बोआ नाम से जो यहाँ पे स्नेक है उसके बारे में है। आप देखिए कि पॉइजन है वो नहीं होता है, इस स्नेक के अंदर में पॉइजन नहीं होता है, और ये काफ़ी आपको जो चमकीला आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी ये जो चमकीला हुआ करता है। बोथ साइड से इसके हेड हैं वो हुआ करते हैं, दोनों साइड से इसके हेड हैं वो होते हैं, तो डबल हेड का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है रेड सैंड बोआ के अंदर में। डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी हैं, कुछ वेराइटी इसका अफ्रीका में मिलती हैं, कुछ इंडिया में मिला करती हैं, और इंडियन जो रेड सैंड बोआ है उसको लार्जली वे के अंदर में ट्रैफिक किया जाता है, ब्लैक मैजिक के अंदर में इसका यूज है वो आपको मिलेगा। अभी आप देखिए कि जो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उन्होंने इसको रेस्क्यू किया है, इसको कहीं ना कहीं ट्रैफिक किया गया होगा तेलंगाना के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ जो IUCN स्टेटस तो आई थिंक लेस कंसर्न है इसका, एक बार आप इसको देखना इसका IUCN स्टेटस क्या है। लेस्ट जो लिस्ट कंसर्न है वही इसका IUCN स्टेटस एग्जिस्ट करता है। और आप देखिए कि यहाँ पे टाइगर्स के बारे में हमने रीड किया, टाइगर्स की अगर संख्या को आप रीड करते हो तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स का जो संख्या है वो मध्य प्रदेश के अंदर में है। अगर आप हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी देखोगे तो वो भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि WHO के द्वारा जो यहाँ पे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न को जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है इबोला के आउटब्रेक को, तो उसी के बारे में मेंशन है कि गवर्नमेंट को क्यों यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने का ज़रूरत है, इसको एज ए कंसर्न के रूप से कंसिडर है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो WHO कोई भी आउटब्रेक को पहले जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप से डिक्लेयर करता है उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलर्ट है, कंट्रीज़ को यहाँ पे अपना जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने का ज़रूरत है, तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलर्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इबोला के बारे में, कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है युगांडा के साथ में एरिया शेयर करते हुए वहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ है। क्या फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ है, 2014 से लेकर 2016 तक भी आउटब्रेक है वो हुआ था। और मेन जो कौन सा एनिमल है जहाँ से ये वायरस आया करता है, तो फ्रूट बैट है, वहाँ से एनिमल जो वायरस का स्प्रेड है वो हुआ करता है। या आप देखिए कि कोई इन्फेक्टेड यहाँ पे मीट है उसको कंज्यूम किया गया हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये इबोला के बारे में हुआ। कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या कोई प्रॉपर वैक्सीन एग्जिस्ट करता है क्या? प्रॉपर आप देखिए कि वैक्सीन जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है इबोला के रिगार्डिंग में। अगर इसको रोकना है तो प्रॉपर वे में जो गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जो ट्रीटमेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसको यहाँ पे यूज है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के बारे में है। मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उन्होंने बेसिकली कहा था कि वो यहाँ पे जो डिस्कशन के रिगार्डिंग में जो वर्क है उसको कैरी आउट करेंगे, तो उन्होंने अपना जो जो चर्च के जो लीडर्स हैं उन्होंने पीस मिशन के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट किया है। इटली के वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो इटली के वहाँ पे कौन से एरियाज़ के बारे में डिस्कशन है वो हो सकता है। 1947 के समय से इंडिया इटली के जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं, पर 2012-13 का वो समय है जब हमारे रिलेशंस लिटिल बिट डिक्लाइन है वो हुए थे। डिक्लाइन क्यों हुए थे? एक तो इटालियन जो मैरीन्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि हमारे कुछ फिशरमैन्स के ऊपर में फायरिंग कर दिया गया था 2012 के समय में, और 2013 के समय एक चॉपर स्कैम का भी जो केस आया था। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से रिलेशंस में डिक्लाइन हुआ। फिर हमने एनर्जी का जो सेक्टर है, एनर्जी ट्रांजिशन, उसके रिगार्डिंग में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को साइन किया है। हमने डिफेंस के अंदर में भी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को साइन किया है।
जो कि 2021-23 के समय में हुए हैं। और अब यहाँ पे जो ओवरऑल रिलेशन के अंदर में इम्प्रूवमेंट हो, हमारा पार्टनरशिप है उसको एलिवेट किया जाए, उसके बारे में ये जो डिस्कशन है यहाँ पे। मेडिटेरियन का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। इंडियन एंड इटली के जो लीडर हैं उनके बिटवीन के अंदर में। यूएस ने डिफेंस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कुछ अप्रूवल किया है। अपाची नाम से क्या हुआ करता है यूएस में, अपाची नाम से हेलीकॉप्टर्स हैं वो हुआ करते हैं। अपाची है, चिनूक है, चिनूक भी एक हेलीकॉप्टर होता है जो कि हैवी लिफ्टिंग के रिगार्डिंग में उसको यूज है वो किया करते हैं। प्रिजन्स के रिगार्डिंग में कल के न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। प्रिजन्स के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, रिपोर्ट का नाम है आई प्रो बोनो। आई प्रो बोनो एक वुमेन लेड एक सोशल जस्टिस का ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने प्रिजन का जो डिसेबल पर्सनस है उनका क्या स्थिति है प्रिजन के अंदर में, क्या उनको स्पेशल कोई मॉनिटरिंग किया जाता है, तो उसके बारे में ये रिलीज़ किया गया। स्टूडेंट्स, कोई स्पेशल मॉनिटरिंग नहीं है। प्रिजन्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे प्रिजन्स का जो सिचुएशन है वो बेटर नहीं है। ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। कुछ ऐसे प्रिजन्स हैं जो कॉलोनियल एरा के समय के बने हुए हैं, नए प्रिजन नए रूप से उनको नहीं बनाया गया है। उनका जो जो हाइजीनिक कंडीशन है वो भी बेटर नहीं है। ऑक्यूपेंसी रेट ऑलरेडी हायर है। और मैक्सिमम जो पर्सन प्रिजन के अंदर में है जो अंडर ट्रायल के रूप से एग्जिस्ट हैं वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल एक बेल के रिगार्डिंग में न्यूज़ था, आज के भी न्यूज़पेपर के अंदर में है बेल के रिगार्डिंग में जो न्यूज़। तो क्या हमारे यहाँ पे ऐसे पर्सन जो कि अंडर ट्रायल के रूप से हैं और कंटिन्यूस जेल के अंदर में है, तो क्या वो पर्सन अगर मान लो बाद में वो जो कन्विक्टेड नहीं होते हैं केस के अंदर में, उनको रिलीज कर दिया जाता है उस केस से, तो क्या उनको कोई कंपनसेशन देने का कोई प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उनको काफ़ी आप देखिए कि ओनली एक शक के बेसिस के ऊपर में या एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर में उनको जेल के अंदर में रखा गया। आप देखिए कि ऑफिशियली कोई कंपनसेशन का जो प्रोविज़न है वो नहीं एग्जिस्ट करता। कुछ अदर कंट्रीज में ऐसा प्रोविज़न हुआ करता है कि जिन पर्सनस को इलीगल वे में या एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर में जेल में रखा गया तो उनको यहाँ पे कंपनसेट है वो किया जाए उनके रिलीज के समय में। तो ये बेसिकली डिसेबल पर्सनस के बारे में था। हमारा जो एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, वो प्रिजन के अंदर में जो पर्सनस हैं उनको तो कैलकुलेट करता है, बट वो किस कैटेगरी के हैं, क्या कोई डिसेबल पर्सन है, क्या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जो यहाँ पे प्रिजन के अंदर में है, तो उन कैटेगरीज के अंदर में कैलकुलेट नहीं किया करता है, उसका भी यहाँ पे मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में है कि एक तो देखिए कि हमारा जो कंट्री है ऑटोमोबाइल्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं। थर्ड नंबर पे ऊपर में हमारा कंट्री है वो एग्जिस्ट करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में। फर्स्ट के ऊपर में यूएस है, फिर चाइना है और आप देखिए कि फिर इंडिया है। बट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो प्रेजेंट समय के अंदर में एग्जिस्ट करता है। वो उसका अगर हम कंपेरिजन करें यूएस और चाइना के साथ में, तो यूएस और चाइना के वहाँ पे हमारे से 18 टाइम्स मोर उनका पेट्रोलियम रिजर्व है वो एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ पे 36 से लेकर 39 मिलियन जो बैरल्स हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। वो कंट्री जो जो बैरल्स को स्टोरेज कर सकते हैं वो 700 प्लस से लेकर, चाइना तो 900 जो बैरल मिलियन बैरल टन हैं उनको स्टोरेज है वो कर सकता है। हम 36 से 39 मिलियन जो बैरल्स हैं उनको। तो थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल के ऊपर में है। एलपीजी का भी हम स्टोरेज है वो लार्जर वे में नहीं कर सकते, डायरेक्टली सप्लाई और सप्लाई से डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो हुआ करता है। तो हमें क्या लेसन सीखने का ज़रूरत है? हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व होने चाहिए, गैस के रिजर्व हैं वो भी होने चाहिए, कोई नया टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका स्टोरेज है तो वो प्रोसेस भी होना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी इमरजेंसी का जो सिचुएशन है उसको डील कर सकें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर आपको मेंबर बनना है तो 90 डेज का रिजर्व आपके पास में होना चाहिए, एक स्ट्रेटजिक प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में मेंशन है। हमारा जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा है कि जो पर्सन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे अपना जो इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो पासपोर्ट का जो स्टेटस है उसको डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होने की वजह से
कोई पर्सन है अदर कंट्री का सिटीजन ना हो, उनको अपना स्टेटस बताना होगा। इंडिया का सिटीजन बनना है तो अदर कंट्री का जो सिटीजनशिप है उसको उनको छोड़ना होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ग्रीनलैंड के बारे में मेंशन किया गया। ग्रीनलैंड के जो लीडर हैं उन्होंने यूएस के जो प्रपोजल हैं उनको यहाँ पे रिजेक्ट किया है। बेसिकली ग्रीनलैंड का जो कैपिटल सिटी है उसको किस नाम से जाना करते हैं, न्यूक उसका नेम है। हो सकता है एग्जाम के अंदर में आपको प्लेस मेंशन कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्यूबा के बारे में मेंशन किया गया है, क्यूबा कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएस का जो साउथ ईस्टर्न का पार्ट है वहाँ पे क्यूबा है। तो एक बार क्यूबा को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए कि यूएस का मैप है, यूएस का ये मैप है। ये जो पेनिनसुलर रीजन है इसको फ्लोरिडा के नाम से जानते हैं, फ्लोरिडा पेनिनसुला है। ये क्यूबा है यहाँ पे। ये युकातन, आप देखिए युकातन पेनिनसुला है मैक्सिको के अंदर में, यहाँ पे युकातन चैनल है, यहाँ पे फ्लोरिडा स्ट्रेट है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ वाटर बॉडीज हैं जो नियर बाई लैंड के साथ में ही वाटर बॉडी का नाम हुआ करता है। ये मैक्सिको बे है जिसको कि यूएस ने ये अमेरिकन बे के रूप से भी इसको डिक्लेयर है वो किया था। तो ये बेसिकली क्यूबा का लोकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, फ्लोरिडा पेनिनसुला के कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्यूबा के, वहाँ पे आप देखिए कि क्यूबा ने भी कहा है कि उनको राइट टू डिफेंस है, जो सैंक्शंस उनके अगेंस्ट में लगे हैं, ड्रोन का जो थ्रेट उन्होंने बताया है कि यूएस के जो कुछ बेसेज हैं, जो उनके प्रिजनर्स को रखने के जो बेस हैं उनके ऊपर में वो अटैक कर सकता है अगर उनको कंटिन्यूस इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ताइवान ने, आप देखिए कि ताइवान के जो जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट है, ऑलरेडी हम कुछ दिनों पहले इसको रीड कर चुके हैं। स्पेन के बारे में मेंशन किया गया। पुर्तगाल एंड स्पेन नाम के जो कंट्री हैं जो कि आइबेरियन पेनिनसुला के साथ में अपना एरिया शेयर करते हैं। तो आप देखिए कि स्पेन के जो लीडर हैं उनको एक उनका जो स्टेट होगा वहाँ पे उसका इलेक्शन में उनकी पार्टी का डिफीट हुआ है, कम उनको वोट्स हैं वो मिले हैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। ईरान ने कुछ पॉइंट्स प्रपोज किए हैं, 14 पॉइंट्स यूएस के प्रेसिडेंट ने कहे हैं कि पॉइंट्स को नहीं माना गया या फिर से नेगोशिएशन नहीं हुआ तो अटैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ यहाँ पे एड का सप्लाई हुआ था गाजा स्ट्रिप के लिए जिसको इजराइल की फोर्सेज ने इंटरसेप्ट वो किया है, तो ये गाजा स्ट्रिप के बारे में था। पहले भी आप देखिए कि कुछ वहाँ पे एड भेजा गया था जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था इजराइल के द्वारा, ये टर्की के वहाँ से सेंड हुआ है। इजराइल के जो जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो उनको अरेस्ट करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग में स्टेटमेंट है। फिर आप देखिए कि नाइजीरिया के बारे में है, नाइजीरिया कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में नाइजीरिया है। काफ़ी बार आप एक इकोनॉमिकल जो कम्युनिटी है वेस्टर्न अफ्रीका का जो रीजन है उसके बारे में रीड करते हो। नाइजीरिया का ही जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे इकोवास का भी हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि चाइना का वही स्टेटमेंट, सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि पुतिन के साथ में जो डिस्कशन है या पुतिन ने अपना सिचुएशन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया, चाइना उसको डिनाई करता है यूएस के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के बारे में। यूरोपियन यूनियन के बारे में है, बोथ एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, कोई प्लेस यहाँ पे मेंशन नहीं है। और जो रशियन प्रेसिडेंट जो कि चाइना के लिए जाएंगे वो शो करता है कि कैसे यहाँ पे दोनों के बिटवीन में जो बेटर रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कल और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उनको हम रीड किए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उनको रिवाइज कर सको, रीड कर सको। यहाँ पे हमने प्रिजन के बारे में रीड किया था, तो प्रिजन के बारे में जब भी रीड करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिजन एज ए सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता है, स्टेट लिस्ट के डोमेन के अंदर में है प्रिजन एज ए सब्जेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।